हेलो एवरीवन। आज की क्लास है अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसे हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं ना। ये अगस्त 1858 में एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे पहली बार आई थी सेशन में, क्योंकि इसमें इलेक्शंस पहली बार हुए थे ब्रिटेन में। नवंबर 1858 में इस एक्ट को लागू किया गया था, जिसे इंग्लिश में हम इम्प्लीमेंट कहते हैं। और इस एक्ट की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया था एंड ब्रिटिश क्राउन का स्टार्ट हो गया था। इससे पहले क्या होता था, ब्रिटेन में क्वीन है, क्वीन रूल कर रही है, उसकी अपनी वहां पर काम चल रहा है, और इंडिया में गवर्नर जनरल जो होते हैं, गवर्नर जनरल, उनका रूल चल रहा है। तो बेसिकली इन दोनों में ज्यादा कुछ बीच में बातचीत नहीं होती थी। सिर्फ पैसे का लेन देन पता होता था कि इतने पैसे आ गए और इतने चले गए, दैट्स इट। और इसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किया आया 1858 का, इस एक्ट के हिसाब से क्वीन थी, क्वीन हेड बनी, उसके नीचे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का जो हेड है वो होगा प्राइम मिनिस्टर। लाइक पार्लियामेंट का नहीं, रूलिंग गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके नीचे एक अलग से ऑफिस बनाया गया जो कि इंडिया के सारे अफेयर्स देखता था, उसके अंडर उसे काम करने के लिए 15 मेंबर्स दिए गए। और इसके नीचे इंडिया का जो हेड होता है, वाइस रॉय जो पोजीशन थी वो बनाई गई, और वो इंडिया का पूरा काम देखकर ऊपर रिपोर्ट करता था। ये प्रॉपर आपका एक्ट के हिसाब से चेंज हो गया था हियरार्की। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया, ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत हो गई, एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका हेड था लॉर्ड स्टैनली। जो लॉर्ड स्टैनली था वो एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, और इसके ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब जो भी काम करेगा उसकी जवाबदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट में देनी जरूरी थी। अब एक अकेला आदमी तो इतना काम कर नहीं सकता इंडिया इतनी बड़ी कंट्री का, तो इसलिए इसके एक एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंट किया गया जिसमें 15 मेंबर्स होते थे इसकी हेल्प करने के लिए। अब ये जो ऑफिस बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि ट्रांसपेरेंसी रहे, कि अगर ये कोई गलत काम करता है तो इस पे कोर्ट केस भी हो सकता है, कोई भी केस कर सकता है, और ये भी किसी और के ऊपर केस कर सकता है, चाहे इंडिया हो चाहे इंग्लैंड हो। ठीक है। ये इंट्रोड्यूस कैसे किया गया था एक्ट इंडिया में? इसके लिए एक दरबार लगाया गया था जो कि इलाहाबाद में लगाया था, और 1 नवंबर 1858 में लगाया गया था। उस टाइम जो हेड थे इंडिया में वो थे लॉर्ड कैनिंग, जिसे हम पहले वाइस रॉय के नाम से भी जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग। और इस पूरे अरेंजमेंट को क्वींस प्रोक्लेमेशन आप मॉडर्न इंडिया में पढ़ते हैं। क्वींस प्रोक्लेमेशन अब थी क्या? डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया था, गवर्नर जनरल से वाइस रॉय का हेड बना दिया था। लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया का लॉर्ड कैनिंग था, और फर्स्ट वाइस रॉय भी ऑब्वियसली लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी हटाई थी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी हटाने पर क्या इंप्लीमेंट हुआ? कोई भी टेरिटरी जो है वो कभी भी ब्रिटिशर्स एनेक्स नहीं करेंगे, मतलब अपने अंडर नहीं लेंगे। वो अलाउ करेंगे कि अगर राजा है उसने अपना जो नेक्स्ट जो जनरेशन उसके बाद आएगी, उसका बेटा जो होगा, या तो उसका वो बेटा हो सकता है या उसका अडॉप्टेड बेटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना किंगडम पास ऑन कर सकता है। बट अक्नॉलेज करेगा, मानेगा कि ब्रिटिश क्वीन एज सोवरेजन पैरामाउंट की सबसे सुप्रीम ब्रिटिश क्वीन ही है। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी थी, इसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे रिवोल्ट हुए थे। कैसे रिवोल्ट हुए थे? हुआ क्या था, जो झांसी की रानी की हम बचपन से स्टोरी पढ़ते आ रहे हैं, उसमें यही तो था कि झांसी की रानी का अडॉप्टेड बेटा था और ब्रिटिशर्स ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, इस वजह से झांसी की रानी को लड़ना पड़ा था। अब बात ये थी कि इससे पहले, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी से पहले, ब्रिटिशर्स ने एक और चीज लाई थी, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस ये कहता है कि आप अपनी कोई फौज मत मेंटेन करो, आप हमें पैसा दो, आप ब्रिटिशर्स को पैसा दो और इन्हें फौज दे दो, और ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई और आपको अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं ये लुक्रेटिव ऑफर था, जो जितने किंगडम्स थे वो सब मान गए थे। और लेटर ऑन जब राजाओं के पास उनके खुद की आर्मी ही नहीं थी तो वो लड़ते ब्रिटिशर से कैसे? तो जब आप झांसी की रानी की स्टोरी पढ़ते हैं या देखते हैं तो उसमें आपने ये देखा होगा कि लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, बच्चे, फीमेल सब आकर लड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि सोल्जर्स तो थे ही नहीं। करेक्ट। नाउ इस एक्ट के हिसाब से कहा गया था कि इंडियंस को ब्रिटिशर्स के साथ काम करने के मौका मिलेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर, और कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, अब वो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट हो जाएंगे, और जितने भी नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑलरेडी हैं ब्रिटिश आर्मी में उन्हें रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा,
और उनकी जगह यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्लूड किया जाएगा। रिक्रूटमेंट अगर इंडिया से लेने हैं तो हम सोल्जर्स सिर्फ अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, गुरखा, सिख और पठान को ज्यादा लेना पसंद करेंगे। अब इन्होंने ये भी कहा कि हम रिस्पेक्ट करेंगे कि इंडिया के जितने लोग हैं उनकी रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को। अगर पंडित जिन्हू पहनना चाहता है, टीका लगाना चाहता है, वो कुछ नहीं कहेंगे। अगर मुस्लिम क्लीन शेव नहीं कर सकता तो वो इसमें कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी खुद की रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है। डुअल गवर्नमेंट को अबॉलिश किया गया। डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? 1784 से पहले एक एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसकी वजह से इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन क्रिएट की गई थी और एक अथॉरिटी क्रिएट की गई थी कि भैया इंडिया में हम काम कर रहे हैं। अब जब भी हम कोई एक्ट पहली बार लाते हैं उसमें कोई ना कोई कमियां रह जाती हैं, उस कमियों को पूरी करने के लिए, उन्हें ओवरकम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई। डुअल गवर्नमेंट, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो अलग चीजें रखी गई। इन सबको अबॉलिश करके एक सुप्रीम पावर बनाई गई, जो कि आपकी क्वीन थी, फिर पार्लियामेंट था, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां पर एप्लीकेबल की गई। जितने भी लैंड और प्रॉपर्टीज थी मुस्लिम्स की, उनको कन्फिस्केट, उन्हें कब्जा कर लिया था और उन्हें शक की निगाहों से देखा गया था। शक, सस्पिशन से देखा गया था और हॉस्टिलिटी से, कि भाई इन्हीं की वजह से तो सारी लड़ाइयां हो रही हैं, हिंदू मुस्लिम को बांट दो तो हम आराम से रूल भी कर पाएंगे। ब्रिटिशर्स ने बिलीव किया था कि मुस्लिम्स दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। और लास्टली कि लॉ जो भी है वो सबके लिए बराबर रखेंगे, किसी के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। अब रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। व्हाट वाज द नीड टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ? भाई इस एक्ट को लाने के लिए जरूरत क्या थी? सब जैसे चल रहा था चल रहा था, ये 1858 का ही क्यों एक्ट लाना जरूरी था? बिकॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं और इसे सिपॉय म्यूटिनी के नाम से भी हम जानते हैं। हुआ क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 में? सबसे पहले एक अफवाह आई थी कि जो भी नए कार्ट्रिजेस आ रहे हैं गन्स की, उनपे दे कोटेड विद काउ फैट एंड पिग फैट। अब काउ फैट हिंदुओं के लिए बुरा था और जो पिग फैट था वो मुस्लिम्स के लिए बुरा था। अब कहीं ना कहीं उन कार्ट्रिजेस को मुंह से छील के डालना था, और ये स्टोरी आपने मंगल पांडे की स्टोरी में भी पढ़ी होगी। मंगल पांडे, इसके अगेंस्ट मंगल पांडे ने आवाज उठाई तो उसे जेल में डाल दिया। उसके साथ जो भी उसके फ्रेंड्स जिन्होंने आवाज उठाई उन सबको जेल में डाल दिया गया था। और इस वजह से रिवोल्ट ऑफ 87 धीरे 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 1857 सॉरी धीरे धीरे करके बढ़ने लग गया था। अब और भी रीजंस थे इसके बढ़ने के। क्या रीजन थे? बैड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक, जहां पर भी इकोनॉमिक आ जाता है उसे हम पैसों से रिलेट करते हैं। अगर पैसे अच्छे हैं तो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, अगर पैसे कम है तो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब बुरे, कम है पैसे तो इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होगी। सोशियो, सोशल, जैसे भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो जाते हैं, वो कंडीशन इंडिया की बहुत बुरी हो चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने फूट डाल दी थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी, सारा पैसा इंडिया से लेकर अपनी कंट्री भेजते थे और इंडिया में कुछ नहीं छोड़ते थे। लो पोजिशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये लोग समझते थे कि इंडियंस को तो काम करना आता ही नहीं, तो इन्हें हम काम ही क्यों कराए, तो जो भी रूल्स रेगुलेशन लगते थे वो हमें नहीं पता होते थे, सिर्फ उन्हें पता होते थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्सी, कि राजा का राज्य उसके खुद के बेटे के पास जाके, ना कि किसी अडॉप्टेड बच्चे के पास जा सकता है। बैड ट्रीटमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर, जो लास्ट किंग ऑफ मुगल एम्पायर है, लास्ट किंग ऑफ इंडिया था, वो बहादुर शाह जफर था। ब्रिटिशर्स ने कहा था कि यू विल बी द लास्ट किंग, तुम्हारे बाद जो कोई भी होगा बनेगा वो तुम्हारा बेटा या बेटी जो भी होगा प्रिंस या प्रिंसेस रहेंगे, ना कि किंग रहेगा। बायस्ड पॉलिसी एंड जुडिशरी, रूल्स ये थे कि सबके बराबर होने चाहिए, बट कहीं ना कहीं फेवर मिलता था ब्रिटिशर्स को, यूरोपियन सोल्जर्स को, इंडियंस को नहीं मिलता था। तो जुडिशरी, आप इक्वल लॉ ला तो रहे हो लेकिन इक्वालिटी दिखा तो नहीं रहे हो। क्रिश्चियन मिशनरीज, इंडिया में अलग अलग क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे जो फोर्स कर रहे थे लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। इंग्लिश एजुकेशन को फेस किया गया, इस वजह से लोग बहुत अगेंस्ट हो गए थे कि हमारी खुद की जो संस्कृति है, जो हमारा जो संस्कृत लैंग्वेज जो बेस है वो पीछे रह जाएगा, हिंदी का बेस पीछे रह जाएगा, और इंग्लिश अपने आप को ये हमारे पे थोप रहे थे। डिस्क्रिमिनेशन विद सिपॉइज, सिपॉइज का डिस्क्रिमिनेशन आपका एग्जैक्टली वही आता है जहां पर काउ और पिग फैट कोटेड
कार्ट्रिजेस आने लग गई थी। So this was complete act of 1858. If you liked the video, understood it, please like it, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you.